नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, खबर A to Z। आप सबका बहुत स्वागत है। हर खबर के पीछे की उस बड़ी और अहम खबर को समझने, समझाने और तय तक पहुंचकर डिकोड करने के लिए हाजिर हैं हम। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। तो आज बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं उस खबर के साथ जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि जब कोई मुल्क, कोई देश आतंक को पालता पोसता है तो उसके अधिकारियों को कैसे सबके सामने चुप और शर्मिंदा होना पड़ता है। बात पड़ोसी पाकिस्तान की है, जहां के अधिकारियों की बोलती सबके सामने बंद हुई। देखिए। एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, इंडिया को सौंपेंगे। दाऊद और हाफिज सईद के सवाल पर चुप्पी साधे शख्स को देखिए। दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे। ये पाकिस्तान की जांच एजेंसी FIA के चीफ मोहसिन भट्ट हैं। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इंटरपोल की वार्षिक बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेने पहुंचा। बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से दाऊद इब्राहिम और लश्कर तोयबा प्रमुख हाफिज सईद के प्रत्यर्पण से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस सवाल पर पाकिस्तानी अधिकारी बगले झांकने लगे। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे। मोहसिन से जब अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुंह पर उंगली रख ली। तो खबर आपने देख ली। अब जरा पाकिस्तान की नीयत और नीति को भी जरा डिकोड करें। 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश करार दिया था। ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की आतंक नीति या पालने पोसने की नीति। पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया तब से उसकी स्टेट पॉलिसी आतंकी संगठनों की मदद करने वाली रही। पता है आपको, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में सालों तक छिपा रहा था। इसी तरह भारत से फरार आतंकी दाऊद इब्राहिम को भी पाकिस्तान में पनाह मिली। हाफिज सईद जैसे कई भारत विरोधी आतंकियों को पाकिस्तान अपने आप बचाकर रखता है, मदद करता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कभी सुधर नहीं सकता और इसी वजह से पाकिस्तान के अधिकारियों, नेताओं को वैश्विक मंचों पर इसी तरह शर्मिंदगी से मुंह पर उंगली रखनी होती है। चलिए, एक बार फिर एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान, लेकिन इसका असर क्या होगा, कितना होगा, कहना मुश्किल है। खबर अब छत्तीसगढ़ से, जहां का सियासी मौसम बड़ा चुनावी सा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच में जमकर जुबानी जंग देखने को मिली है। देखिए। सीएम भूपेश बघेल की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो सक्ती जिले के चंद्रपुर विधानसभा के लिए रवाना होने वाले थे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और आरक्षण के मुद्दे पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, वो तो चाहते नहीं। दूसरी बात यह है कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है सबको बेच रहे हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर कुछ इस तरह हमला बोला। वो बैठे बैठे वही कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं, कोई बुलाते भी नहीं, तो ले दे के एक बयान भर दे देते हैं। अब वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, वो उसकी पार्टी जाने। दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश की खराब सड़कों की मरम्मत न होने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा। जो बजट 3000 करोड़ होना चाहिए था पैच रिपेयर के लिए, ये मुश्किल से 200 करोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे में तो 20 साल तक पैच रिपेयर नहीं होगा, पूरी सड़कें जर्जर हो गई हैं। कुल मिलाकर कहना ये सही होगा कि सीएम और पूर्व सीएम एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। आखिर अगले साल चुनाव जो है, तो चुनाव के पहले इस तरह के बयानों का आना बड़ा स्वाभाविक है। वैसे भी दोनों पार्टियों के दो दिग्गजों के बीच में, सीएम पूर्व सीएम के बीच में यह पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी ऐसा क्रम दिखता रहा है। वैसे बयानों की बात चली है तो इन्हीं को लेकर कुछ बड़े दावे भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले कांग्रेस के नेता डॉक्टर रमन सिंह को लेकर के दावा कर रहे हैं। क्या दावा है, देखें आप। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कई मुद्दों पर बयान दिया। मसलन नक्सलियों के बहाने लखमा ने बीजेपी सरकार पर आदिवासियों के शोषण के आरोप दोहराए।
भारतीय जनता पार्टी में हमेशा राजनीति करती है आदिवासी के खिलाफ, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग रमन सिंह को माफ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा कवासी लखमा ने डॉक्टर रमन सिंह के बारे में कहा कि वो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका सार्वजनिक बयान जारी किया है, वो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल बनेगा। वहीं कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी ने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में कवासी लखमा को कोई गंभीरता से लेता नहीं। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कवासी लखमा को दूध भात है, वो कुछ भी कहे। वो अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, आगे उनके राजनीतिक जीवन में पूर्ण विराम है। यहाँ असली सवाल यही कि चुनाव में अभी 1 साल बचा है, आखिर क्यों कांग्रेस बार बार रमन सिंह के चुनाव न लड़ने की बात कह रही है। तो जुबानी वार पलटवार को लेकर बयानों से जुड़ी 2 खबरें आपने देख ली। छत्तीसगढ़ की सियासी नब्ज को भांपने के लिए ये काफी हैं। बाकी मुद्दों को छोड़ दें तो सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस रमन सिंह पर इस तरह लगातार वार क्यों कर रही। सवाल यह भी कि आखिर क्यों कांग्रेस रमन सिंह के चुनाव न लड़ने का बार बार दावा करके जनता को याद दिला रही। डिकोड करते हैं। सबसे बड़ी वजह, 15 साल तक रमन सिंह छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा रहे, वो सीएम भी रहे और पार्टी में बड़े पद पर भी। दूसरी वजह, कांग्रेस डॉक्टर रमन सिंह पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही। कांग्रेस ये सिद्ध करना चाहती है कि बीजेपी रमन सिंह की उपेक्षा कर रही। कोई माने या ना माने, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा रमन सिंह का ही उभरता है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रमन सिंह रहें, इसमें कोई गुरेज नहीं। कहना ये चाहते हैं कि कांग्रेस साफ तौर के ऊपर ये चाहती है कि रमन सिंह पर लगातार तंज कस के दूसरे कई मुद्दों को लेकर उनकी छवि को ऐसा किया जाए। रमन सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है, बार बार ये बातें जनता के जहन तक पहुंचाई जाएं। चलिए, अब इसका लाभ कितना होगा इस पूरे प्रकरण में, जो बयानों का क्रम है ये आगे और तेज होगा या कहीं जाकर थमेगा, ये देखेंगे। मध्य प्रदेश की तरफ आपको लिए चलते हैं। रतलाम में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अपने नाम के आगे सिंह लगे होने की वजह बताई, जिस पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। सुनिए। हम लोग जब शेर का मार देते थे तो राजा बोलता है वाह मैंने मारा है, तो इसलिए हमें सिंह की उपाधि दे दी गई, इसलिए सिंह हो गए। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने ये बात रतलाम के पिपलौदा में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में कही। दरअसल बिसाहूलाल बता रहे थे कि उनके नाम के आगे सिंह कैसे लगा। इसके लिए उन्होंने रीवा राजा के शिकार के शौक की मिसाल तो दी, लेकिन साथ ही ये भी कह गए कि असल में शिकार राजा नहीं बल्कि उनके समाज के लोग करते थे। राजा जो होते हैं मंच में बैठ के दारू पी के पड़े रहते थे और हम लोगों को लगा देते थे कि जाओ भाई शेर मारो, और जब मार लेते थे शेर तो राजा कहते आप ही नहीं मारा, इसलिए राजा ने शेर का सिंह का हम लोगों का उपाधि दिया, इसलिए बिसाहूलाल सिंह हो गया। बिसाहूलाल के इस विवादित बयान के बाद राजपूत समाज खफा हो गया और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। अब एक बात तो तय है, जब कभी इस पर सवाल पूछेंगे तो संभवतः ये जवाब आएगा कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ दिया, लेकिन मंच पर जो कह रहे हैं सुन लिया आपने। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह को सुन चुके हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इस बयान की क्या जरूरत पड़ गई। डिकोड करते हैं इसे। पहली बात ये जान लीजिए कि इस बयान की कोई जरूरत नहीं थी। सवाल ये उठता कि फिर क्यों ऐसा बयान दिया। ऐसा लगता है कि खाद्य मंत्री दरअसल वहां भावनाओं में बह गए। वो इस बात का ख्याल ही नहीं रख पाए कि वो एक सार्वजनिक मंच के ऊपर और सम्मानित राज परिवार की गरिमा को कहीं ना कहीं ये कहकर ठेस पहुंचा रहे हैं। बिसाहूलाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें इस तरह के बयान देने से निश्चित तौर पर बचना चाहिए, क्योंकि वो मंत्री हैं, नेता हैं, वरिष्ठ हैं। समाज के सामने एक आदर्श की तरह उनकी मिसाल दी जानी चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं। बहरहाल उम्मीद ये कि भविष्य में इस तरह की वाणी पर संयम रखा जाएगा, वरना वो जुमला तो तय है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ दिया, वरना वो तो कुछ और ही कहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों के घरों के घेराव के नाम रहा। बीजेपी और आदिवासी समाज ने आरक्षण को लेकर आज कई जगह प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की हैं। आज का दिन आरक्षण के नाम आंदोलन का रहा। इसी क्रम में मरवाही में भाजपा युवा मोर्चा की अगुवाई में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने मरवाही विधायक के निवास के सामने धरना दिया। इसी तरह प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े के घर का घेराव करने पहुंचे। निवास का घेराव इसलिए किया है क्योंकि आज घर छोड़ के लोग विधायक भाग रहे हैं। जनता चाहती है कि हमारी बातों को सुने, इसलिए ये कांग्रेस की सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। कांग्रेस सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। बलरामपुर जिले के सामरी विधायक चिंतामण महाराज के रायपुर आवास को घेरने की कोशिश भी हुई। चिरमिरी में विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों के आरक्षण को लेकर नारेबाजी की। कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर मुद्दा लगातार गरमा रहा है। तो साहब, आरक्षण सदैव एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब की बार इस वक्त ऐसे बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? अहम सवाल ये कि मुद्दा विपक्ष यानी बीजेपी के लिए कितना बड़ा अवसर है और सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती। डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की। तो एक हाईकोर्ट के फैसले ने चुनाव के एक साल पहले बीजेपी को जैसे चांदी हो गई हो एक बड़ा अवसर दे दिया। बैठे बिठाए मुद्दा उनके हाथ लग गया। मुद्दा संवेदनशील है और एक बड़े वोट बैंक से, बड़े वर्ग से जुड़ा है। बीजेपी आदिवासी समाज के साथ प्रदर्शन कर रही है, उसके नाम पर प्रदर्शन कर रही है। जाहिर सी बात है वो आरक्षण के मुद्दे को जनता के बीच में लगातार सरकार की नाकामी के तौर पर पेश करे। अब सरकार की बात करें, सरकार के सामने चुनौती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उन्हीं के पाले में। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाता, पक्ष का निर्णय नहीं आता, तब तक उसके हाथ बंधे हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को ही आगे बढ़ाया तो फिर चुनौती और बढ़ जाएगी। क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। चुनाव के वक्त आदिवासी समाज के मतदाताओं को कांग्रेस कैसे साधेगी, कैसे समझाएगी, कैसे यकीन दिलाएगी कि उसकी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही। चलिए, अब इसमें भी बहुत ज्यादा देर या दूर नहीं है जब आपको पता चलेगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस किस अपने बचाव के साथ सामने आती। बात एक और बड़े वर्ग की, मध्य प्रदेश का संविदा कर्मचारियों का वर्ग, जिसका मुद्दा है नियमितीकरण का, मांग है सरकार से। संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने संविदा नीति 2018 के मुताबिक लाभ न मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी वहां सरकार को दे दी। संविदा कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी महासंघ का आरोप है कि संविदा नीति 2018 में नियमित पदों के वेतन का 90% भुगतान देना था, लेकिन संविदा कर्मियों को अब तक इसके मुताबिक वेतन नहीं मिला, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। संघ ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो संविदा कर्मचारी नियुक्त हुए हैं विधिवत चयन पे उनको नहीं कर गई, जिसको लेकर संविदा कर्मचारी महाक्रोह से तो निश्चित ही अगले महीने से प्रदेश के संविदा कर्मचारी सड़कों पर उतर के हम आंदोलन करेंगे। मामले में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी सरकार आने पर संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कह रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर सभी वर्गों को छलने का आरोप लगा रही है। ये करे या नहीं करे, 2023 के चुनाव बाद कांग्रेस इनको नियमित भी करेगी। कांग्रेस अपनी बात करने की नैतिकता खो चुकी है। उनको जब अवसर मिला उन्होंने क्या किया, कम से कम ये प्रमाण पहले रखे। प्रदेश में संविदा कर्मियों की संख्या करीब 1,20,000 है, जिन्हें नियमित करने की नीति 2018 में बनी थी, लेकिन अब तक कर्मचारी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। चलिए, कर्मचारियों की मांग चुनावी वर्ष में बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि भी बन सकती है और इस बात का ख्याल दोनों पक्षों के नेताओं को है, यानी वो भी अपना इसमें अपनी अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कई बार विपक्ष ने की, लेकिन अब पूर्व सीएम उमा भारती, जो इसे लेकर लगातार आंदोलन चला रही हैं, अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका जता रही हैं, जो आज की एक बड़ी खबर बनी। अब मुझ पे शराब माफिया का हमला होगा, अब मुझ पे शराब माफिया का हमला होगा। ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता उमा भारती, जिन्होंने आशंका जाहिर की कि शराब माफिया उन पर हमला करवा सकता है, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ रखा है। ये बयान देने से पहले भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित शराब दुकान के बाहर देर तक उमा भारती कुर्सी डालकर बैठी रही। इसके बाद फेसबुक लाइव के जरिए जाति और धर्म की आड़ में हमले की आशंका जताई। अब मुझ पे शराब माफिया का हमला होगा और वो इतने तरीके से करेंगे जैसे कि अब ये बात आएगी कि मैं धर्म और जाति का भेद पैदा कर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं कर रही, इसमें सब समान है।
सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। उमा ने आरोप लगाया कि इसमें वो लोग भी हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण है। उन्होंने सरकार को ऐसे लोगों को संरक्षण न देने की नसीहत भी दी। चलाने वालों की ताकत सत्ता से प्राप्त हुई है उनको। बस मेरा इतनी कहना है कि सत्ता अपनी दी हुई ताकत को वापस ले ले। उमा भारती ने 7 नवंबर को प्रदेश में शराबबंदी लागू होने तक घर छोड़कर शराब दुकान के सामने टेंट लगाकर रहने का ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती शराबबंदी के अभियान पर हैं। आखिर उमा भारती चाहती क्या है? बार बार जनता के मन में सवाल आता है। अपनी सरकार को कई दफा वो कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं, डिकोड करते हैं। एक तरह से उमा भारती हाशिए पर हैं। कह सकते हैं कि उन्होंने जैसी राजनीति की, जिस सियासी मुकाम को छुआ देखा, वैसी स्थिति मौजूदा नहीं है। उमा भारती कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहना चाहती हैं। दूसरी बात, शराबबंदी का मुद्दा सीधे तौर पर महिलाओं को अपील करता है, जुड़ा है उनसे। तीसरी बात, उमा भारती जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग उठाती आई हैं, उससे कहीं ना कहीं शिवराज सरकार असहज होती। लेकिन इन सब के साथ ये मानना पड़ेगा कि उमा भारती जमीन पर उतरकर शराबबंदी अभियान बार बार छेड़ती उठाने की कोशिश करती हैं, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का भी एक प्रतीक लोगों को लगता है। चलिए अब इस विषय के ऊपर आगे क्या और कितना काम हो पाता है, ये जरूर देखेंगे। फिलहाल उन्होंने जो अपनी जान को खतरा बताया, इस पर भी सरकार और पुलिस प्रशासन को ही उनको सुरक्षा का भाव देना है। अगली खबर केदारनाथ से, जहां दुर्भाग्यवश हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोगों की जान गई। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ये हेलीकॉप्टर निजी कंपनी का था। केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर ये फाटा जा रहा था और गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी यात्री दक्षिण भारत के रहने वाले बताए गए। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी ने दुख जताया। बता दें, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त होने की ये पहली घटना नहीं है। साल 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान रेस्क्यू करते वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर समेत 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इन दुर्घटनाओं में 23 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हादसा हुआ क्यों? चलिए इसकी जो वजह सामने आती हैं एक एक करके डिकोड करें। हेलीकॉप्टर की सुरक्षित उड़ान के लिए 3 चीजें बेहद आवश्यक हैं। पहला, वजन, जो केदारनाथ वाले हेलीकॉप्टर का ठीक बताया गया, उसमें केवल 7 लोग सवार थे। दूसरा, हाइट, ऊंचाई, इसके बारे में पता नहीं चला स्पष्ट तौर पर, लेकिन हेलीकॉप्टर अमूमन 13 से 18,000 फीट के बीच ही उड़ान भर रहा होगा। तीसरा, हवा की रफ्तार, जब हादसा हुआ तब वो रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई, यानी इस रफ्तार से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ये माना गया। हादसे की सबसे बड़ी वजह बनती है बारिश, कोहरा या बर्फबारी। विजिबिलिटी इससे काफी कम हो जाती है, जो हादसे को लेकर बड़ी वजहों में सामने है। आपको बता दें, 31 मई 2022 में केदारनाथ में यात्रियों से भरे एक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी और इसके बाद डीजीसीए ने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली 5 कंपनियों को सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का आरोपी पाया। इन कंपनियों पर जुर्माना भी तब लगाया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में सबसे दुखद पहलू ये कि एक दुर्घटना के बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब वक्त पर आना चाहिए। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक छोटे से मासूम बच्चे की दिवाली कैसे स्पेशल बना दी, देखें। बुरहानपुर के डेढ़ तलाई थाने में 3 साल का मासूम बच्चा अपनी मां की शिकायत लेकर पिता के साथ थाने पहुंचा। बड़ी मासूमियत से मां के चॉकलेट ले जाने की शिकायत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बच्चे की नाराजगी जाननी चाहिए और बच्चे से वीडियो कॉल पर बात की। बड़े प्यार से मासूम की शिकायत को सुना और वीडियो कॉल पर बच्चे को साइकिल और चॉकलेट देने का वायदा किया। बाद में गृह मंत्री ने एसपी के माध्यम से बच्चे तक चॉकलेट और साइकिल दोनों पहुंचा दी, जिसे देखकर बच्चा बेहद खुश हुआ। वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंची थी। आज उन्होंने बच्चे से बातचीत की थी। बच्चे ने जो है उनसे कुछ चॉकलेट और साइकिल की मांग की थी, तो बच्चे को जो है चॉकलेट वगैरह दिलाई गई है। साइकिल और चॉकलेट गिफ्ट देकर गृह मंत्री ने 3 साल के मासूम की दिवाली यादगार बना दी।
चलिए, भगवान को प्रसन्न करने का एक सबसे अच्छा तरीका है किसी रोते बच्चे को, परेशान बच्चे को खुश किया जाए। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बच्चे की दिवाली सेलिब्रेट हो गई, बड़ा मजे में वो बच्चा दिखाई पड़ा। न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। पुष्य नक्षत्र आज था, आगे धनतेरस दीपावली है। आप और अपने परिवार के साथ दीपोत्सव की जो तैयारियां करें, ढेर सारी खुशियां आपको भी मिलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।